हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे बच्चों। तो अपना सेशन लेट हो गया, उसके लिए सॉरी बच्चों। कनेक्शन इश्यू की वजह से, कुछ दिनों से कनेक्शन इश्यू है, 2-3 दिन से, तो उसकी वजह से थोड़ा सेशन ऊपर नीचे है। तो ठीक है, ये जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम मैंने। ठीक है, तो आपको सेशन टाइम पर मिलेगा बच्चों, तो जुड़ जाओ सभी बच्चे। आज अपनी सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन रखे थे ना बच्चों, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो जुड़ जाओ जितने बच्चे जुड़ने हैं। थोड़ा साउंड टेस्ट करने के बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है। ठीक है, तो अपना आवाज मेरी सही आ रही है सभी बच्चों को? मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों अपन, है ना? और उसमें कुछ क्वेश्चन अपने रह गए थे बच्चों, तो उन क्वेश्चंस को आज अपन कंप्लीट करेंगे, जिससे अपना जो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए बच्चों, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस। क्या मिलेगा आपको? पहले अनअकैडमी के बारे में बात करेंगे। तो टॉप एजुकेटर मिलेंगे अनअकैडमी पर, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बच्चों, और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी। अब की बार बच्चों अनअकैडमी के साथ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। अनअकैडमी आपके साथ है। ठीक है, तो माई सेल्फ शिवम बंसल, और पिछले 3 साल से बच्चों मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बी अ गुड लर्नर बच्चों। क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब अनअकैडमी के बारे में सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चों, है ना? तो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। तो इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं आपको बच्चों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। उन सभी की क्लास को आप एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, डेली तो लाइव क्लास मिलेंगी आपको। लाइव क्लास का मतलब है आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, आंसर पोल कर सकते हो, ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। क्लास के दौरान आप ये सब कुछ कर सकते हो बच्चों, है ना? लाइव क्लास का ये फायदा। सेकंड, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट तो बहुत जरूरी है। टेस्ट क्यों जरूरी है? अपनी प्रिपरेशन को एवेल्यूट करने के लिए, है ना? तो रेगुलर मॉक टेस्ट है, ज्वाइन करो बच्चों, है ना? अनअकैडमी पर रेगुलर मॉक टेस्ट है, जिनसे आपकी प्रिपरेशन को एवेल्यूट कर सकते हो आप, और एनालिसिस कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है कि आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12th क्लास का सब्सक्रिप्शन, तो वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस, है ना? आप एक्सेस कर पाओगे लैपटॉप से, पीसी से और मोबाइल से। सबसे अच्छी बात ये है अनअकैडमी की कि आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से और पीसी से भी क्या कर सकते हो बच्चों? एक्सेस कर सकते हो। और अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए बच्चों फ्री लाइव क्लास, है ना? तो ये फ्री लाइव क्लास का आप आनंद ले रहे हो बच्चों, है ना? बाकी बच्चों को भी शेयर करो, जिससे वो भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। तो एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट बच्चों। प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर। आपको अपनी स्क्रीन पर टॉप एजुकेटर दिख रहे हैं, मुकेश सर है, भारत सर है, प्रिया मैम, दीपक सर। तो इन सभी जितने भी एजुकेटर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी की क्लास को आप एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इन सभी की क्लास को एक्सेस कर पाओगे बच्चों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां अपना गोल सेट करना है बच्चों। गोल सेट करने के बाद आपके गोल से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो कंटेंट प्लस क्विजेज आपको मिल जाएंगे एक्सेस करने के लिए। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस ऐप को, है ना? और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे अनअकैडमी पर, जब आप अपनी मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां से फिर क्लिक करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हो बच्चों, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आप उन्हें देख पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे बाकी के बच्चे भी इसका फायदा ले पाए। और टेलीग्राम ऐप। अब देखो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इस लिंक को फॉलो करोगे बच्चों, यूआरएल में टाइप करोगे, तो आप 12 सीबीएसई साइंस के इस ग्रुप से जुड़ जाओगे। यहाँ जितने भी एजुकेटर है अपने, उनकी लाइव क्लास के अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो आप अप टू डेट रहोगे बच्चों। लाइव क्लास के, क्विज क्लास के अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप को बड़ा करो बच्चों, बढ़ाओ, शेयर करो, बाकी बच्चों को भी ऐड करो, जिससे उनको भी पता चले कि उनके एजुकेटर की, उनके फेवरेट एजुकेटर की क्लास कितने बजे होने वाली है। ठीक है, तो शेयर करो बच्चों ज्यादा से ज्यादा। और सेकंड बात, सीबीएसई क्लास 12 सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो अपना 12th मंथ का जो चार्जेस है वो है 12,500 रुपए है बच्चों। कितने हैं? 12,500। अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करोगे, बाय करने से पहले रेफर कोड यूज करोगे, तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा बच्चों। देखो, अनअकैडमी ने पहले से नॉमिनल चार्ज रख रखे थे, और 10% ऑफ और चाहिए तो मेरा कोड यूज कर लो।
तो आपको यही कोर्स 11,250 में लगभग 938 रुपए पर मंथ में आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है बच्चों, है ना। और इसके साथ साथ अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई नाउ अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन बच्चों। चलें फिर, तो ये मोटिवेशनल क्वेट अपन लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। तो गलती सभी करते हैं बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, तो मिस्टेक्स कर रहे हो, आपसे गलतियां हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो, और कोशिश करने वालों की कभी बच्चों हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों हार्ड वर्क करो, डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, मैं सभी से बोलूंगा रेगुलर पढ़ो बच्चों। रेगुलर पढ़ने से आपकी रेगुलरिटी खराब नहीं होगी, और आप धीरे धीरे नॉलेज को इकट्ठा करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिग रिजल्ट मिलेगा आपको बच्चों, है ना। तो धीरे धीरे अपनी रेगुलर पढ़ो, मेहनत करो बच्चों डेली। अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखो बच्चों काफी कुछ पढ़ चुके थे, इसमें कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, देखते हैं कहां तक कर चुके थे अपन। एक सेकेंड बच्चों, अपन लास्ट वाली क्लास में कहां तक कर चुके थे, उसके बाद आगे से स्टार्ट करते हैं। अपन काफी क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चलो 2.1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन लास्ट वाली क्लास में शायद 2.4 तक कर चुके थे, तो अपन एक काम करते हैं 2.1 से करते हैं, इन क्वेश्चंस का हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। तो डिफाइन द सॉल्यूशन, देखो ये टेरा नहीं है, डिफाइन द सॉल्यूशन, ओके। पहली बात क्या करना है अपन को, डिफाइन करना है सॉल्यूशन को, ओके। डिफाइन द सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल, है ना। कितने तरह के सॉल्यूशन फॉर्म किए जा सकते हैं, सॉल्यूशन को डिफाइन करना है अपन को। तो बच्चों इजीली इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो क्या सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मैं आपको बता चुका हूं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कौन कौन से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिक्सचर, इन दोनों को मिला के अपन क्या फॉर्म करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जैसे अपन ने शुगर है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। अपन ने शुगर को ऐड किया वाटर में और होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म किया, तो जो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है ना बच्चों, तो आप देखोगे ये होमोजीनियस है कैसे, कि इसको आप कहीं से भी कोई सा भी हिस्सा अगर इस सॉल्यूशन का आप लोगे, उसका टेस्ट और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कैसी होंगी, सेम होंगी बच्चों, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कैसी होंगी, सेम। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो टाइप ऑफ मैं आपको बता चुका हूं, गैसियस सॉल्यूशन के केस में जो अपनी सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, गैसियस, तो उन्हें हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है लिक्विड, तो उन्हें हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है ना, सॉलिड है तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। इनके एग्जांपल है बच्चों, आगे अपन ने इनको 3 पार्ट में डिवाइड और कर रखा है। गैसेस सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। इनके एग्जांपल आपको दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मैंने अभी एग्जांपल बताया, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, है ना। लिक्विड इन लिक्विड का क्या है, इथेनॉल को अपन ने क्या किया, वाटर में कर दिया। गैस इन लिक्विड का याद करो, सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें क्या होता है, CO2 गैस डिजॉल्व रहती है बच्चों वाटर के अंदर। सेकंड बात देखो, गैस इन गैस, तो गैस किस में रहती है, गैस इन गैस का एग्जांपल है O2 एंड N2, मिक्सचर ऑफ O2 ऑक्सीजन और N2 का। लिक्विड इन गैस, स्कूबा डाइविंग में याद करो बच्चों, है ना। लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर, तो वाटर की वेपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, जिसमें लिक्विड इन गैस है। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल कैम्फर वेपर इन N2 गैस, है ना। इसी तरीके से अपन देख लेते हैं गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है सॉलिड अमलगम्स जितने भी हैं, ठीक है, इसमें जैसे सोडियम है, मेटल है, Hg में है, ठीक है। और सॉलिड इन सॉलिड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जितने भी हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स में क्या होता है, गोल्ड के साथ अपन क्या मिक्स कर देते हैं, Cu और Ag, ठीक है, जिससे क्या मिलती है उसे थोड़ी ठीक है। तो जितने भी सोने के आभूषण बच्चों अपन बनाते हैं उनमें क्या बिल्कुल मिक्सचर यूज करते हैं अपन। तो ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड
solution in which the solute is a gas. अपन को एक एग्जांपल देना है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूट इज अ गैस, सॉल्यूट क्या है, गैस है ना, और सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहा है, देखो क्या बोल दिया इसने, सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहा है ना। अब सॉलिड सॉल्यूशन कहते ही बच्चों क्या दिमाग में क्लिक करता है, अपने अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो फिजिकल स्टेट है किसकी, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है बच्चों वो कैसी है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बच्चों क्या है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, है ना। सॉलिड अगर सॉल्यूशन बोल रहा है तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। और क्या कह रहा है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ये बोल रहा है, सॉल्यूट है कैसा, गैस। तो गैस इन सॉलिड का अपन को एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल क्या है, अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना। तो ये किसका एग्जांपल है, अपना हाइड्रोजन इन पैलेडियम अपना गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, अपन को डिफाइन करनी है कुछ फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन सी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मास परसेंटेज। चलो मास परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है मास परसेंटेज। अब बताओ मास परसेंटेज को अपन क्या लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट देखो एक एक करके अपन डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम में रहता है, ठीक है, जीएम यूनिट इनटू 100, तो ये अपने पास आ जाता है परसेंटेज, मास परसेंटेज। सेकंड क्या है, मोलरिटी। अब मोलरिटी को कैसे करते थे अपन, मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करते थे बच्चों, है ना, कैपिटल एम से मोलरिटी को शो करते थे। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in volume of solution, volume of solution in लीटर, इसमें रहता है बच्चों लीटर में। मोल्स अपन जानते हैं, इसको आगे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू बी लीटर, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वी, अगर ml में है तो क्या करेंगे अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल में जैसे अपन को चाहिए। न्यूमेरिकल में अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है सॉल्यूशन का तो ये वाला कर लेंगे, ml में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। मोल्स दे रखे हैं सॉल्यूट के तो ये यूज कर लेंगे, वेट दे रखा है तो ये यूज कर लेंगे। यहाँ से अगर अपन को मोलरिटी दे दी है तो अपन मोलर मास भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो इस तरीके से अपन आगे भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड टर्म हो गई बच्चों। अब थर्ड टर्म क्या आती है, मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल एम से शो करते थे। मोलरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें अपन सॉल्यूशन की बजाय किसका, सॉल्वेंट का जिक्र करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब याद रखना बच्चों केजी में होना चाहिए, अगर केजी में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, इसके नीचे लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में हो तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथी टर्म क्या है अपने पास बच्चों, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अपन कितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, मान लो अपन दो कंपोनेंट है एक्स ए और एक्स बी, तो अपन उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बटे एन ए प्लस एन बी। दो कंपोनेंट माने बच्चों अपन ने, है ना, कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन में अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख देंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन के, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अगर दो कंपोनेंट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपन चारों कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट कर सकता है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को अपन ने डिफाइन कर दिया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क
इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो नाइट्रिक एसिड के बारे में दे रखा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है यूज्ड इन लेबोरेटरी, वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। अब 68% मास इन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि 68%, है ना। इस तरीके से कि 68% नाइट्रिक एसिड अवेलेबल है 68 ग्राम 100 ग्राम में, इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये तो है परसेंटेज मार्क, ठीक है। और क्या है, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल। एक तो अपन को मोलरिटी निकालनी है, कैपिटल एम निकालनी है, ठीक है। सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डी दे दिया बच्चों, डी दे दिया, डेंसिटी कितनी है 1.504 ग्राम पर एम एल, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ईजी है। अपन क्या करेंगे, अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि 68% है मास परसेंटेज नाइट्रिक एसिड का, मतलब क्या हो गया 68 ग्राम, 68 ग्राम मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन में अवेलेबल है बच्चों। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 कितना है अपन को पता है, कैलकुलेट कर लिया अपन ने। HNO3 का मोलर मास कितना होता है 63 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहां से मोल्स निकाल लेंगे, किसके HNO3 के। कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट सॉल्यूट, मतलब HNO3 का वेट कितना दे रखा है 68 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, तो ये मोल्स आ गए, मोल्स आ गए 100 ग्राम में, ठीक है। और डेंसिटी दे रखी है, अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, किस लिए, मोलरिटी को पता है, वॉल्यूम चाहिए मोलरिटी के लिए। नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए सॉल्यूट के, सॉल्यूट के कितने मोल्स आ गए 1.504, वो 1.079 ये आ गए। अपन को वॉल्यूम और निकालना है, वॉल्यूम निकाल लिया अपन ने बच्चों डेंसिटी से, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और अपन को निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, डेंसिटी दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, ये आ गया अपने पास वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को किस में दे रखा है एमएल में, तो 1000 से अपन ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये किस में एमएल में बच्चों, तो ये अपने पास आ गई मोलरिटी 16.23 एम, 16.23 कैपिटल एम, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड मुझे टाइम दो, ठीक है। ये हो गई अपने पास मोलरिटी। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट। अब देखो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर में, है ना, और 10% वेट बाई वेट लिख रखा है, और व्हाट शुड बी द मोलरिटी, पहले तो मोलरिटी पूछ ली, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, और क्या पूछ लिया, इफ द डेंसिटी दे दी, देन व्हाट शुड बी द मोलरिटी। अब देखो बच्चों 10% W अपॉन W दे दिया, वेट बाई वेट, तो इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज अवेलेबल है किसमें 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया 90 ग्राम तो वाटर हो गया, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, तो मोलर मास क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, मोलर मास अपन को पता है क्या है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। देखो बच्चों मैंने अपनी क्लास में जो मेन मेन कंपाउंड यूज होते हैं अपने न्यूमेरिकल में, उन सभी के मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया कि इनके मोलर मास को तो आपको परमानेंटली बच्चों याद रखना है, जैसे ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, तो ज्यादातर यही कंपाउंड अपने न्यूमेरिकल में आते हैं, तो इनका अगर मोलर मास पहले से ही याद होगा बच्चों, तो अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मोलर मास कुछ के मैंने लिखा चुका हूं, उन्हें याद करो बच्चों अच्छे से। अब ग्लूकोज का कितना है 180 ग्राम पर मोल, लिख लिया करो, अगर आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले तो उसे नोट डाउन कर लिया करो। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब 18 ग्राम पर मोल है बच्चों, तो क्या करेंगे अपन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन कितने होंगे, 10 ग्राम ग्लूकोज में मोल्स कितने होंगे, तो 10 ग्राम मतलब उसका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये अपन ने किया, तो अपने पास आ गए मोल्स किसके ग्लूकोज के। अब अपन ने इसी तरीके से हाइड्रोजन के उसके वाटर के मोल्स निकाल लिए। अब बस मोलरिटी में क्या करेंगे, मोलरिटी के लिए क्या करेंगे कि मोलरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन ने निकाल लिए ग्लूकोज के, और मास ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, सॉल्यूशन नहीं बच्चों सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मैंने बोला था ना मोलरिटी एक ऐसी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें सॉल्यूशन का जिक्र नहीं, सॉल्वेंट का जिक्र रहता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, तो जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ गई अपने पास मोलरिटी, ये आ गई मोलरिटी। अब फाउंड करना है बच्चों, अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है बच्चों, ध्यान से देखो, अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत है, एक्स ग्लूकोज
है ना। और फिर निकाल लेंगे x वाटर। कोई दिक्कत है इसमें? क्या करेंगे, एन ग्लूकोज अपॉन एन टी। इसी तरीके से इसमें कर देंगे एन वाटर अपॉन एन टी। बस ये आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन। ये आगे मोल फ्रैक्शन, एक्स ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया और एक्स वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी अपन को दे रखी है ना, तो डेंसिटी दे रखी है और अपन को मास पता है कितना, 100 ग्राम। तो अपन ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब बस मोलरिटी निकाल लेंगे। मोल्स पता है सॉल्यूट के, और मोलरिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के लिए अपन ने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अपने पास। बिल्कुल, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया अपने पास मोलरिटी, है ना। क्या आ गई बच्चों, मोलरिटी आ गई। एक सेकेंड, मोलरिटी आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MSCl 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3 containing equimolar amount of both। अब क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन शायद मैं लास्ट वाली क्लास में करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, मैं आवाज चेक कर रहा था बच्चों। ठीक है, तो कोई भी अगर आवाज में कोई डिस्टर्ब हो तो मुझे बताना। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, कि हम थोड़ी बहुत नेट प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो, बच्चों मेरी वीडियो पर ध्यान मत दो, स्क्रीन पर ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, और मेरी आवाज आपको बिल्कुल साफ आ रही होगी। ठीक है, तो मेरी आवाज साफ आ रही है बच्चों, ठीक है। तो मेरे अगर वीडियो थोड़ी सी ब्लर करे, देखो बच्चों नेट की प्रॉब्लम है, अगर वीडियो ब्लर करती है तो आप मेरी आवाज पर ध्यान दो और स्क्रीन पर ध्यान दो, आपको क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि इन्होंने पूछा है कि 0.1 मोलर HCl है, क्या है, 0.1 मोलर HCl है, और रिएक्ट करवाना है 1 ग्राम मिक्सचर से। 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर किसके, Na2CO3 प्लस NaSCO3 का मिक्सचर है। अब बच्चों ये कंप्लीटली क्या कर जाए, 1 MSCl 0.1 MSCl, इससे कंप्लीटली क्या कर जाए, 1 मोलर 0.1 मोलर HCl इससे कंप्लीटली क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। तो इसके लिए इसकी कितनी अमाउंट लें, इसकी कितनी अमाउंट लें ml में कितनी अमाउंट लें, ये बताओ। तो HCl की वो अमाउंट निकालनी है जो कंप्लीटली रिएक्ट करे 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 प्लस NaSCO3। ठीक है, और इक्विमोलर सॉल्यूशन है। अपन पहले तो ये निकालेंगे कि मोलर, क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, है ना। अपन क्या करते हैं, पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लिया अपन ने, इसका Na2CO3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया और NaSCO3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब अपन ने इमेजिन किया, सपोज किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इन x ग्राम। अपन ने पहले क्या माना है कि 1 ग्राम में x ग्राम क्या है, x ग्राम तो Na2CO3 है, Na2CO3 है, तो बाकी का कितना होगा, 1 माइनस एक्स ग्राम, 1 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा NaSCO3। ये अपन ने सपोज किया बच्चों। सपोज करने के बाद अपन ने क्या किया, वही फॉर्मूला, वेट पता चल गया अपन को, तो वेट अपॉन मोलर मास, पहले मोल्स निकाल लिए इस तरीके से। अब अपन को पता है कैसा है, इक्विमोलर है, इक्विमोलर है, तो इक्विमोलर के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर देंगे, दोनों मोल्स को इक्वल कर देंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 और मोल्स ऑफ NaSCO3। यहां से अपन को x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब x की वैल्यू आ गई तो अपन पे दोनों के मोल्स आ जाएंगे, दोनों की वेट आ गया, दोनों के मोल्स निकाल लेंगे अपन। x की वैल्यू आने के बाद अपन ने दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब दोनों के मोल्स कैलकुलेट हो गए बच्चों, मोल्स तो हो गए कैलकुलेट, मोल्स कैलकुलेट किस किस के हो गए, Na2CO3 के मोल्स कैलकुलेट हो गए और NaSCO3 के मोल्स पता चल गए। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस क्या है कि इनकी हमने केमिकल रिएक्शन लिखी कि अगर कंप्लीटली Na2CO3 को कंप्लीटली क्या करना है, डिसॉल्व, कंप्लीटली इसके साथ रिएक्शन करवानी है HCl की, तो कितने, 2 मोल HCl चाहिए, कितने, 2 मोल HCl चाहिए 1 मोल Na2CO3 को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। इसी तरीके से कंप्लीटली 1 मोल NaSCO3 को 1 मोल HCl की चाहिए। तो अपन को यहां से तो पता चल गया, तो जब 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl के कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से 0.00526 जो अपन ने निकाले थे किसमें, 1 ग्राम मिक्सचर में, तो इतने मोल्स को कितनी की जरूरत है वो निकाल लिया, इतने मोल्स की जरूरत है। HCl के ये आ गए पहले मोल्स, कि इतने HCl के मोल्स होंगे तो Na2CO3 कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। फिर निकाल लिए NaSCO3 के लिए, तो इतने मोल HCl के होंगे तो ये क्या कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा।
है ना। तो इस तरीके से अपन ने मोल्स निकाल लिए HCl के। इन दोनों मोल्स को जोड़ लेंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे HCl के 1 ग्राम मिक्सचर को टोटल कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। तो ये आगे टोटल मोल्स, ये आगे टोटल मोल्स, ये टोटल मोल्स 1 ग्राम मिक्सचर को, किसको, 1 ग्राम मिक्सचर को टोटली कंप्लीटली क्या कर देंगे, रिएक्ट हो जाएंगे, है ना। तो अपन ने क्या किया, मोल्स आ गए बच्चों अपने पास। पहले क्या था मोलरिटी की, 0.1 मोल थे, 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml, यही तो था मोलरिटी का मतलब। लेकिन जब 0.1 मोल है तो 1000 ml HCl की जरूरत पड़ रही है अपन को, आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ HCl। इसी तरीके से 0.01578 जो अपने क्या मोल है वो कितने प्रेजेंट होंगे ये पता लगा लिया। तो टोटल वॉल्यूम आ गया अपने पास 157.8 ml वॉल्यूम चाहिए बच्चों अपन को, वॉल्यूम चाहिए ml में इतना HCl का, HCl सॉल्यूशन का 0.1 m HCl सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम चाहिए 1 ग्राम मिक्सचर को टोटली कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaSCO3 के 1 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है इसलिए मैंने दोबारा समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, आवाज साफ आ रही है, बार बार आवाज इसलिए चेक कर रहा हूं बच्चों में कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वीडियो में, ठीक है, क्योंकि नेट इश्यू है ना आज। तो अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब देखो एक सॉल्यूशन है ना, तो क्या कर रहे हैं अपन, देखो 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन विल कंटेन, कितना होगा 25/100 इंटू 300, ठीक है। तो 25% बिल्कुल क्या क्या मतलब है, तो 25/100 इंटू अपन ने क्या किया, जो 300 ग्राम 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन विल कंटेन कितना 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसी तरीके से अपन ने दूसरे के लिए निकाल लिया, कितना होगा 160 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अपन ने सॉल्यूट का वेट निकाल लिया, सॉल्यूट का वेट निकाल लिया 400 ग्राम इन 40% और 300 ग्राम इन 25% सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इतना सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है। तो टोटल मास निकाल लिया सॉल्यूट का और अपन ने टोटल मास सॉल्यूशन का ले लिया। तो अब क्या करेंगे अपन, वही मास परसेंटेज निकालनी थी अपन को, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। तो ये अपने पास आ गई बच्चों क्या, अपने पास मास परसेंटेज आ गई। एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, है ना, ये तो आ गई सॉल्यूट की मास परसेंटेज। इसी तरीके से अपन वाटर की मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके अपन को वाटर की मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो अच्छे से, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। आगे एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, इसमें ले रहे हैं अपन इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर, इन दोनों की अमाउंट दे दी ग्राम में। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो अपन को मोलैलिटी की क्या, सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, और डेंसिटी दे दी अपन को तो मोलैलिटी निकालनी है। तो देखो बच्चों सवाल बहुत ईजी है, देखो एक एक करके करेंगे। पहले अपन को मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है C2H4OH का होल ट्वाइस। अब इसका क्या करेंगे अपन, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया कितना है, याद रखना बच्चों, इसको लिख लो अपनी कॉपी में 62 ग्राम पर मोल, किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास लिख लो 62 ग्राम पर मोल। तो यहां से अपन ने क्या लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे 222.6 ग्राम, 222.6 ग्राम अपॉन 62 ग्राम पर मोल। अपन ने क्या किया उसका, अपन ने उसके हमने उसके बच्चों मोलर मास का डिवाइड कर दिया, है ना। तो मोलर मास का डिवाइड करते ही सॉल्यूट के वेट में क्या आ गया अपने पास, मोल्स आ गए सॉल्यूट के तो आ गए मोल्स। अब इसी तरीके से सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट देखते हैं, सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, मोलरिटी के बारे में आपको बता चुका हूं बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब ये कितने में, ग्राम में, इसलिए अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आ गई मोलैलिटी, क्या आ गई बच्चों, मोलैलिटी आ गई बच्चों। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 422.6 ग्राम, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है अपन को, क्या किया अपन ने, कैलकुलेट कर लिया, कैसे, इन दोनों को प्लस करके क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया टोटल
मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपन को क्यों कैलकुलेट करना पड़ा बच्चों? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा, देखो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखो ध्यान से, किस लिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अपन को। तो मास पता है अपन को, मास पता है, ठीक है, मास पता है और अपन को डेंसिटी पता है। तो मास और डेंसिटी से अपन ने बच्चों वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कितना आया? 394.2.1 ml, ठीक है। तो यहां से अपन ने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। मोलैलिटी कितनी आई? मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बच्चों क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां एमएल में, तो एमएल के लिए अपन ने 1000 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया अपने पास मोलरिटी। तो इसी तरीके से सारे सवाल करने हैं बच्चों, ठीक है। ये अपना पहला ये क्वेश्चन हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो मुझे बच्चों कमेंट कर देना। एक सेकेंड। हेलो वर्षा, हेलो, बिल्कुल। तो वर्षा अपन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो वर्षा तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन आपने पढ़ रखा है बताओ अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चों, ठीक है। आपके चैप्टर का भी रिवीजन होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको कि a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, ठीक है, supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. अब देखो बच्चों कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आया। आपकी पार्ट्स पर मिलियन बाई मास, कोई दिक्कत नहीं, वहां परसेंटेज बाई मास था तो 100 का मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पीपीएम है तो पीपीएम है तो क्या करेंगे? 10⁻⁶ का करेंगे, ठीक है। तो अपन को एक सैंपल दे रखा है ड्रिंकिंग वाटर का, है ना। तो उसमें किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और कार्सिनोजेन। चलो सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेस दिस इज परसेंटेज बाई मास। तो पहले तो अपन को कॉन्टामिनेशन वॉज 15 ppm दे रखा है बाई मास। अपन को इसको पहले परसेंटेज बाई मास में सॉल्व करना है। फिर डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। अब अपन को मोलैलिटी और फाउंड करनी है। तो देखो 15 ppm का मतलब क्या हो गया? 15 पार्ट्स इन मिलियन बाई मास इन द सॉल्यूशन का मतलब हो गया 15/10⁶, है ना, इंटू 100। अब परसेंटेज बाई मास निकालने के लिए अपन ने क्या किया? 100 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। 100 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15/10⁶, कितने? 15 पार्ट्स डिजोल्व है किसमें? 10 मिलियन में, है ना, 10⁶ में। तो अपन ने पहले तो डिवाइड कर दिया 10⁶ का, और 100 में निकालना था, परसेंटेज बाई मास निकालना था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आ गया बच्चों परसेंटेज बाई मास, ठीक है। सेकंड है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए बच्चों अपन ने क्या किया? पहले मोल्स चाहिए अपन को, किसके? मोल्स चाहिए क्लोरोफॉर्म के। तो एज ओनली 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया 10⁶ ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो गया? मोलर मास और कैलकुलेट कर लिया अपन ने, किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का देख लो, कैलकुलेट करके लिख लिया। इसको लिख लेना बच्चों 119.5 ग्राम पर मोल, 119.5 ग्राम पर मोल क्लोरोफॉर्म का है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास देख लिया, अपने पास वेट है और मोलर मास है। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिए अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है बच्चों इन ग्राम में दे रखा है 10⁶ इंटू 1000। तो ये अपने पास आ गया बच्चों मोलैलिटी। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट था बच्चों। तो इसको राइट डाउन कर लो बच्चों इसके, है ना, बिल्कुल। 15 सेकंड का टाइम है, आप राइट डाउन करो अच्छे से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। what role does the molecular interaction play in a solution of alcohol and water? क्या रोल है किसका? मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर के इंटरेक्शन। तो देखो एक्सप्लेनेशन देखो इस क्वेश्चन की कि एल्कोहल एंड वाटर बोथ हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों की टेंडेंसी कैसी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग
करने की। तो ऑन मिक्सिंग द टू अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड बिटवीन एल्कोहल एंड H2। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है किस किस के बीच में? एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। बट दीज इंटरेक्शन आर वीकर एंड लेस एक्सटेंसिव देन दोज इन प्योर H2। दस दे शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना। जो ये एल्कोहल, देखो अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने क्या किया? एल्कोहल को H2O में मिक्स किया। देखो अच्छा एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन देख लो कि एल्कोहल को H2O में मिक्स किया। तो लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? मैंने आपको बताया था कि अपन कोई भी दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया? एल्कोहल को बच्चों H2O में मिक्स किया, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। तो हमने देखा जो ए बी, ये मान लिया ए है और ये है बी, जो ए बी इंटरेक्शन है वो कैसा है? ए बी इंटरेक्शन लो है कंपैरिजन टू ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? दस दे शो अ पॉजिटिव डेविएशन। मैंने आपको पढ़ाया था क्या करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे आइडियल बिहेवियर से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर विल हैव हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो आपकी स्क्रीन पर कि व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। अब इन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो जाती है लिक्विड में? गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है बच्चों, किसमें? लिक्विड में। बताओ रीजन बताओ, ऐसा क्यों है? अब एक बात बताओ मुझे, गैस कहती है, आपको याद आनी चाहिए मॉलिक्यूल्स गैस के, इनके बीच में क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, किसके? गैस की मॉलिक्यूल्स की। एंट्रोपी बढ़ जाएगी बच्चों, डेल्टा एस बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, फ्रीडमनेस बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। फ्रीडमनेस बढ़ जाएगी तो ये लिक्विड में जो गैस की मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व है वो क्या करेंगे? गैस लिक्विड के इस लिक्विड को लीव करने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? लीव करेंगे, है ना बच्चों। देखो क्यों? When a gas are dissolved in water, it is accompanied by a release of heat energy. Process is exothermic. Process कैसी है? Exothermic होती है. When the temperature is increased, according to Le-Chatelier principle, the equilibrium shift in backward direction, and thus gases become less soluble in liquid. क्यों हो जाती है? क्योंकि अपन को पता है कि गैस इन लिक्विड कैसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा ली-चैटेलियर प्रिंसिपल से, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है, याद रखना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में है तो कमेंट कर सकता है मुझे। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपोर्टेंट एप्लीकेशन। पहले तो अपन को हेनरी लॉ के बारे में बताना है ना, और मेंशन करने है सम इंपोर्टेंट एप्लीकेशन हेनरी लॉ के। ठीक है, क्या था हेनरी लॉ? याद करो फटाफट, है ना। देखो हेनरी लॉ, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, बिल्कुल governed by Henry's law, है ना। It states that the solubility of gas in liquid at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas mathematically, है ना। जो गैस इन लिक्विड की जो किस पर डिपेंड करती है? जो गैस की अमाउंट है, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर पर। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH(x), जहां P क्या है? पार्शियल प्रेशर है गैस का, X क्या है यहाँ पर? X मोल फ्रैक्शन है गैस के, और सेकेंड KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो ये हेनरी का स्टेटमेंट था। इसके अलावा हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? देखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, क्या होता है उसमें? CO2 डिजॉल्व रहती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो वहां क्या फॉलो हो रहा है? हेनरी लॉ फॉलो हो रहा है। इन द डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, मैं आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल बता चुका हूं, स्कूबा डाइवर क्या करते हैं? प्रेशर को, बिल्कुल। और फॉर क्लाइंबर्स को क्या हो जाता है? एनोक्सिया की समस्या हो जाती है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है बच्चों। और पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऊंचाई पर पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चों। किसकी? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? अपन को पार्शियल प्रेशर बताना है ना। चलो करते हैं। तो अपन को क्या दे रखा है, वी नो डेट मोलरिटी इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ठीक है, के एच इंटू पी। अपन क्या करेंगे, अपन को दे रखा है, कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कितनी दे रखी है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। ठीक है, तो प्रेशर दे दिया और अमाउंट दे दी, है ना, अमाउंट दे दी और प्रेशर दे दिया। तो अपन ने क्या किया, अमाउंट और प्रेशर से अपन ने फाउंड किया क्या, पहले के एच। तो देखो अपन को पता है, पहले इक्वेशन बना लिया, एक इक्वेशन जिसमें अपन को क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखी है और पार्शियल प्रेशर दे रखा है। सेकंड अपन को एथिन दे दिया अमाउंट, फिर पार्शियल प्रेशर पूछा। अब यहाँ से अपन ने क्या किया, के एच और के एच अपन को पता है दोनों क्या होंगे, के एच कॉन्स्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। अपन ने दोनों इक्वेशन से के एच की वैल्यू निकाल के इक्वल कर दी। इक्वल करने के बाद अपन के पास क्या आ गया, जब एथेन की अमाउंट इतनी होगी तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों देखो कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा सोल एच रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, चलो करते हैं। ये अपन को पता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अच्छे से पढ़ा दिया कि सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर मोर देन दैट द एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉड लॉ आर सेड टू एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। इन दिस सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट interaction are weaker and delta sol H is positive because stronger AA and or BB interaction are replaced by weaker AB interaction, है ना। ये डेल्टा H जो एंथैल्पी है वो कैसी आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है। जो अपनी डेल्टा H है वो कैसी आती है, पॉजिटिव, बिकॉज वीकर इंटरेक्शन कैसा है, ए बी के बीच में वीकर, किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बीच के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। तो ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी। अब देखो अपन ब्रेक कर रहे हैं किसको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, है ना, फॉर्म कर रहे हैं वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो मोर एनर्जी चाहिए एंड लेस एनर्जी इज रिलीज ऑन फॉर्मेशन ऑफ वीकर इंटरेक्शन। और यहां से कैसी लेस एनर्जी क्या होगी, जो वीकर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, है ना, उनके लिए लेस एनर्जी चाहिए और यहाँ चाहिए ज़्यादा एनर्जी। तो सो ओवरऑल डेल्टा एच इज पॉजिटिव, सिमिलरली डेल्टा वी इज पॉजिटिव, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सम वॉट मोर देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, so there is expansion in volume on solution formation. Similarly in case of solution exhibiting negative deviation, इसी तरीके से जैसे अपन ने पॉजिटिव डेविएशन को समझा, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा। बस इतना अंतर है किससे, ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन से। तो एक बार बात सोचो कि यहाँ जितनी एनर्जी चाहिए इनको तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इनके फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent। एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, अपन को मोलर मास बताना है ना सॉल्यूट का। अपन को क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है और 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। चलो देखते हैं क्या है। तो अपन को पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द बॉइलिंग पॉइंट 1.013 बार, प्योर वाटर का पता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.004 बार, है ना, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है और एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, इसलिए पहले अपन ने वाटर का, प्योर वाटर का क्या होता है,
प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है, इतना। ठीक है, याद रखना बच्चों। अब इस वेपर प्रेशर को, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, 2% का मतलब क्या हो गया 2 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है वाटर M1 18 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 98 ग्राम। अपन ने ये कहाँ से निकाला, 2% दे रखा है बच्चों, 2% दे रखा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से ये निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम टोटल। ठीक है, तो अप्लाइंग रॉल्ट लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या है, डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि 2% सॉल्यूशन है। कैसा है 2%, तो यार ये तो डाइल्यूट हो गया ना, वाटर की अमाउंट कितनी है बहुत ज्यादा 98%, तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या बताया था मैंने, N2, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के N2 अपन क्या मानेंगे N2 अपॉन N1, N2 इज मोर लेस देन क्या हो गया N1, तो अपन क्या करेंगे N2 अपॉन N1, तो N2 कितना है N2 W2 अपॉन M2। ठीक है, W2 अपॉन M2 और N1 W1 अपॉन M1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और मोलर मास निकाल लेंगे, किसका, मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, M2 निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों यहाँ तक तो बताओ मुझे, कमेंट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके चलें, जिससे आपकी कंपटीशन प्लस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बच्चों देखो, जिसने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है ना, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हर चैप्टर का, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई भी चैप्टर हो, उनकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid component are ये। ठीक है, what will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane। बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, चलो देखते हैं। देखो अपन को पता है हेप्टेन है और क्या है सेकंड ऑक्टेन है। हेप्टेन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले, और ऑक्टेन का कर लिया। मोल्स ऑफ हेप्टेन प्रेजेंट इन मिक्सचर अपन को दे रखा है, इनका वेट, वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है बच्चों, वेट कितना दे रखा है 26 ग्राम और 35 ग्राम। ठीक है, अपन ने वेट से क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए, ये मोल्स आ गए, ये भी मोल्स आ गए। अब क्या करेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हेप्टेन का, तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आ गया और ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन ले लिया। ये सारी चीजें तो अपन फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। फिर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, तो वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन मैंने आपको क्या बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इनटू जो उनका प्योर सॉल्वेंट, प्योर पार्शियल, प्योर क्या था पार्शियल प्रेशर, प्योर हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर कितना है 105.2 kPa। तो अपन ने जब किया तो वेपर प्रेशर आ गया किसका, हेप्टेन का आ गया, किसका, हेप्टेन का वेपर प्रेशर आ गया। इसी तरीके से ऑक्टेन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, और अपन को चाहिए वेपर प्रेशर मिक्सचर का, तो अपन वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन और वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद अपन को मिक्सचर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हेलो हेलो ज्योति, तो कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर, ये आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 112.3 kPa एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर दे दिया, वेपर प्रेशर दे दिया। कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अगर अपन 1 मोलर सॉल्यूशन लें किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, तो क्या होगा, कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर। तो अपन बिल्कुल क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से करेंगे रॉड लॉ का फॉलो करते हुए। तो देखो 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेट पता चल गया अपन को। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है बच्चों। तो वाटर का मोलर मास आप सभी को पता है 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कि मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो आगे बच्चों अपने पास सॉल्वेंट के मोल्स आ गए, वाटर के मोल्स आ गए। तो अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है कि अपन को पता है मोल कितने हैं,
सॉल्यूट के 1 मोलल है, 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए, तो 1 मोल तो इसके है और बाकी Na प्लस Nb, Na कितना 1 और Nb कितना हो गया अपन ने अभी कैलकुलेट किया है 55.5। अब देखो नाउ अपन को पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, है ना। तो x2 कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया सॉल्यूट का 0.177। तो यहाँ से अपन को पी नॉट दे रखा है ना, अपन को पी एस चाहिए, तो अपन पी एस को कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आया 12.08 kPa। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों इसमें सवाल में तो मुझे बताओ। तो अपन को क्या करना था, कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, है ना, और दे रखा था वेपर प्रेशर किसका, वाटर का। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगर इस वाटर के बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल अपन ने ऐड किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अपन को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है बच्चों, आपकी बार थोड़ा डिफरेंट सवाल है, और मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है, अपन को मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। तो विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। अपन ने क्या किया, कोई सॉल्यूट है क्या, कोई भी सॉल्यूट है, अपन को नहीं पता सॉल्यूट क्या है, अपन को इस सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। अपन को सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अपन को दे रखा है विच शुड बी डिजोल्व इन 114, ऑक्टेन दे रखा है, ऑक्टेन क्या दे रखा है, ऑक्टेन दे रखा है कि ऑक्टेन के अंदर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है, देखो लिख लिया करो बच्चों जो गिवन हुआ करे, सॉल्वेंट क्या है ऑक्टेन, ऑक्टेन की कितनी 114 ग्राम ऑक्टेन दे रखा है। ठीक है, तो 114 ग्राम ऑक्टेन है, इसमें अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या होता है वीपी, वेपर प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। वेपर प्रेशर रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, है ना, कितने पे आ गया वेपर प्रेशर 80%, कहाँ से 100% से 80% पे आ गया, जब अपन ने क्या किया सॉल्यूट को डिजोल्व किया सॉल्वेंट में। और सॉल्यूट क्या है, कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं पता क्या है, पर उसका मोलर मास दे रखा है। तो सॉल्यूट की कितनी अमाउंट, सॉल्यूट की वेट में कितनी अमाउंट ऐड करें ऑक्टेन में कि उसका वेपर प्रेशर 100% से कितना हो जाए 80%, ये है क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अपन को दे रखा है वेपर प्रेशर कितना हो रहा है, वेपर प्रेशर हो रहा है 18% ऑफ प्योर, देखो स्टार्टिंग का जो इनिशियल वेपर प्रेशर है उसका 18% हो रहा है। ठीक है, क्या वेपर प्रेशर, तो यह आ गया वेपर प्रेशर 0.8 पी नॉट। तो लेट Wg ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मिक्सचर, अपन ने मान लिया वेट ऑफ सॉल्यूट, मान लिया वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मान लिया अपन ने, वेट ऑफ सॉल्यूट सपोज कर लिया बच्चों, कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट है बच्चों W, तो W है वेट ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास दे रखा है उसका, गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन ने मोल्स कैलकुलेट कर लिए किसके, सॉल्यूट के। तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का अपन को पता है कितना है 114 ग्राम है। ठीक है, और मोल ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएंगे, इतने ही तो 114 ग्राम, तो उसका क्या हो गया, इतने ही तो वो हो गया, इतना ही तो वेट दे रखा है 114 ग्राम, और इतने ही इसका क्या होता है मोलर मास होता है। तो इसके कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गया, 1 मोल ऑक्टेन क्या हो गया, 1 मोल ऑक्टेन, सॉल्यूशन में क्या क्या है 1 मोल ऑक्टेन प्लस W/40 मोल सॉल्यूट, यही तो है। अपन क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, तो अपन x2 क्या है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन अपन ने कैसे कैलकुलेट की कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो अपन ने उसके हिसाब से अपन ने यहाँ से W की वेट निकाली, वेट कितना आ गया 10 ग्राम आ गया बच्चों। तो 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड करेंगे, 10 ग्राम सॉल्यूट मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड करेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो इसका वेपर प्रेशर 100 से 80% पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन अपना, यही पूछा था उसने, कितनी मास अपन ऐड करें सॉल्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, a 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.515 Kelvin. अब देखो बच्चों, पहले सॉल्यूशन का कैन शुगर का क्या दे रखा है अपन को, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है वाटर के अंदर कितना 271 केल्विन। अब सेकंड अपन को 5% ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जब अपन को प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है,
तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कि मास ऑफ शुगर इन 5%, 5% बाई मास सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, है ना। 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में। बच्चों कितना होगा, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में कितना परसेंट है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ शुगर, अब देखो शुगर के बारे में तो पता चलिए, कैन शुगर, तो कैन शुगर का कितना होता है 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। थोड़ा कम विजिबल है सॉल्यूशन। बच्चों मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कम विजिबल है ज्योति। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ शुगर। तो मोलर मास ऑफ शुगर कितना है, अपन ने कैलकुलेट कर लिया 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोललिटी निकालेंगे, मोललिटी क्या होगी शुगर सॉल्यूशन की, कि अपन को देखा है मोललिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, 5 ग्राम सॉल्यूट है इसमें, 342 उसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया, है ना। इनटू क्या करेंगे, इनटू सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है, देखो बच्चों सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम, ठीक है। अपन क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया अपने पास मोलरिटी आ गई बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा टी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ फॉर शुगर सॉल्यूशन कितना होगा, अपन को स्टार्टिंग में दे रखा था 273.15, है ना, 273.15 माइनस 271, तो कितना आ गया 2.15 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना, 2.15 डिग्री सेल्सियस। तो अपन वही फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ अपन को निकालना था, तो अपन ने के एफ की कैलकुलेटी कर पहले कैलकुलेशन कर ली, है ना। के एफ की कैलकुलेशन क्या हो गई, ये के एफ की कैलकुलेशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, अब मोलरिटी क्या होगी, 5 ग्राम दे रखा है, 180%, है ना, कितना 180 ग्राम क्या होता है उसका मोलर मास होता है। तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, है ना। और ये ग्राम में इसलिए अपन ने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस, शिवम डेली क्लास है, ठीक है, थैंक यू शिवम, थैंक यू, कोई बात नहीं, है ना। अगर कोई डाउट हो मुझे तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो मास ऑफ शुगर इन 5%, तो अपन ने क्या किया, अपन ने दोबारा से मोलरिटी कैलकुलेट कर ली। अपन को सेकंड क्या दे रखा था, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा था, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के से अपन ने पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले, उसके मोलर मास का डिवाइड करके। और फिर अपन ने क्या किया, जब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए तो उसमें अपन ने क्या किया, 100 क्या दे रखा है 100 सॉल्वेंट 100 ग्राम इंटू ग्राम में दे रखा है, इस वजह से अपन ने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे अपन को क्या आ गया, मोलरिटी आ गई। और मोलरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि अपन को पता है फॉर्मूला मैं आपको करा चुका हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। के एफ अपन ने यहां से कैलकुलेट कर लिया, के एफ कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो के एफ चेंज नहीं होगा, के एफ जो चेंज नहीं होगा बच्चों, तो के एफ कॉन्स्टेंट है, तो के एफ की वैल्यू अपन ने रख दी यहां से, इस वाले इक्वेशन से जो अपन ने निकाला था के एफ की वैल्यू यहां रख दी, और के एफ की वैल्यू रख दी और मोलरिटी की वैल्यू रख दी। तो अपने पास क्या आ गया, डेल्टा टी एफ आ गया बच्चों, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ जाएगा, यही पूछा था कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ गया, 4.09 डिग्री, ठीक है। तो कितना होगा 269.0 केल्विन, 269.06 केल्विन, कितना आ गया 269.06 केल्विन आ गया, ठीक है। यही हमसे सवाल में पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो कि टू एलिमेंट ए एंड बी, है ना, दो एलिमेंट दे रखे हैं ए एंड बी, कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, अपन को केमिकल फॉर्मूला दे दिया AB2 और AB4, है ना, क्या दे दिया अपन को, कंपाउंड का फॉर्मूला पता चल गया AB2 और AB4। व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, अपन ने क्या किया, अपन ने डिसॉल्व किया इनको 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन, वेयर जबकि 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर इट्स 1.3 केल्विन। The molar depression constant for benzene is 5.1 gram kg Kelvin kg mole inverse. Calculate atomic mass of A and B. देखो बच्चों कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं पहली बात A and B, और वो क्या है, उनके क्या है, फॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड, और उन कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया अपन को कि वो दो कंपाउंड है AB2 और AB4, ठीक है। इनको अपन डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में। जब अपन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो अपन को एक तो दे दिया मोलर का डिप्रेशन कांस्टेंट,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया अपन को, किसका? बेंजीन का, बेंजीन का दे दिया। लेकिन अब देखो एक चीज अपन को क्या दे दी कि अपन 1 ग्राम जब Ab2 का डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को, कितना? 2.3 केल्विन। और 1 ग्राम जब Ab4 का अपन डिजोल्व करते हैं तो ये लोअर कर देता है 1.3 केल्विन। तो अपन को कैलकुलेट करना है ए और बी का एटॉमिक मास। तो बच्चों आसानी से कर लेंगे, मैंने आपको करना सिखाया था। किससे कर लेंगे अपन? वही फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ वाला, डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था मैंने? चलो देखते हैं क्या था कि यूजिंग द रिलेशन, चलो तो यूजिंग द रिलेशन, अब देखो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, क्लास में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसको याद रखना। मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि m2 इज इक्वल टू 1000 इंटू डेल्टा इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है? अपन को के एफ दे रखा है, बेंजीन के लिए के एफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, W2 कितना है? W2 1 ग्राम। पहले क्या कर रहे हैं अपन? 1 ग्राम ऐड कर रहे हैं, और 1 ग्राम ऐड करने पर किसमें? 20 ग्राम में, 20 ग्राम में 1 ग्राम ऐड किया तो अपन को क्या हुआ? 2.3। डेल्टा टी एफ कितना बता रखा था? सवाल में दे रखा है, गिवन है बच्चों ये सब कुछ। तो अपने पास क्या आ गया? MB2 आ गया और MAB2 आ गया, मोलर मास आ गया AB2 का, और मोलर मास आ गया AB4 का, है ना बच्चों? मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। ये आ गया अपने पास MAB2 और MAB4, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मोलर मास अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अपन को करना है लेट द एटॉमिक मास A एंड B आर P एंड Q। तो द मोलर मास ऑफ AB2 इज इक्वल टू P प्लस 2Q, है ना, एंड मोलर मास ऑफ AB4 P प्लस 4Q। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अपन को P और Q की क्या निकालनी थी? वैल्यू निकालनी थी, जो कि है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास है। देखो अपने पास AB2 और AB4 के मोलर मास आ गए बच्चों, लेकिन अभी तक अपने पास क्या नहीं आए? A के और B का एटॉमिक मास नहीं आया, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया? सपोज कर लिया कि A का जो एटॉमिक मास है वो है P, और B का जो एटॉमिक मास है वो है Q। ये अपन ने सपोज कर लिया बच्चों। सपोज करने के बाद क्या किया? अपन को पता है बच्चों, क्या पता है कि अगर मोलर मास क्या है, देखो फॉर्मूला पता है AB2। अगर फॉर्मूला AB2 है तो इसका मतलब P होगा प्रेजेंट उसमें, प्लस 2Q होगा। B के लिए अपन क्या करेंगे? 2Q, और ये किसके इक्वल होगा? AB2 के मोलर मास के इक्वल होगा। तो P प्लस 2Q किसके कर दिया अपन ने? पहला इक्वेशन ले लिया अपन ने। पहला इक्वेशन क्या आया? P प्लस 2Q इज इक्वल टू उसका मोलर मास AB2 का, है ना। AB2 का मोलर मास कितना है बच्चों? 110.110.87 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये तो आ गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। एक ऐसे ही इक्वेशन अपन ने AB4 के लिए कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? P प्लस 4Q और AB4 का कितना दे रखा है? 196। अपन ने कैलकुलेट किया P 196.15। ठीक है, ये हो गया। तो P प्लस 2Q हो गया और P प्लस 4Q हो गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? अपने पास दोनों आ गए, P प्लस 2Q और P प्लस 4Q। अपन को P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपन क्या करेंगे? पहले और दूसरे इक्वेशन से एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करके एक पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से घटा देंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, Q की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अपन ने P की वैल्यू और Q की वैल्यू फाउंड कर ली बच्चों। P और Q की वैल्यू कितनी आ गई? P की तो वैल्यू आ गई बच्चों 25.59 एंड Q की वैल्यू आ गई 42.64, है ना। यही इनके एटॉमिक मास है, A और B के एटॉमिक मास आ गए बच्चों। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, बताओ इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको समझाया है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। जब भी कुछ नया सीखने को मिला करे ना तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन का आप अच्छे से। और इसको एक बार दोबारा देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन के हिसाब से भी क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, कंपटीशन के हिसाब से भी क्वेश्चन अच्छा है। मैंने बोला ना, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन लोग, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। अपन ने पहले सॉल्यूशन खत्म किया थ्योरी वाइज, सॉल्यूशन की 1 शॉट वीडियो की। अब अपन ने कर लिया एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे बच्चों अपन। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप है एमसीक्यू। तो तैयार हो जाओ बच्चों, मैंने काफी अच्छे से आपको सॉल्यूशन पढ़ा दिया है, ठीक है। उसकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए। अब बच्चों आप एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाओ, अपन सॉल्यूशन के ऊपर एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट भी करेंगे अपन, बिल्कुल अगली क्लास में करेंगे बच्चों ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए, उन्हें कंप्लीट करेंगे पहले।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22.22, क्या है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। देखो पहले लिख लिया करो, कोई भी क्वेश्चन किया किया करो बच्चों, तो देखो सबसे अच्छा क्या है, न्यूमेरिकल पढ़ते समय आपको नहीं देखना कितना बड़ा है या कितना छोटा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय, देखो सॉल्यूशन करते समय अपन को एक ही चीज करनी है, सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले अपन को लिखना है गिवन, है ना, और कैलकुलेट क्या करना है वो देखना है। तो गिवन क्या है कि 36 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये पहली बात पता चल गई। सेकंड क्या, कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। चलो सेकंड क्या बात है, इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, 4.08 बार। अब देखो बच्चों पाई की वैल्यू दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना देखा है, 4.08 बार, 4.08 बार, ठीक है, किसमें, बार में। याद रखना जब बार में वैल्यू दे रखी है तो आर गैस कांस्टेंट मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब देखो आपके टेस्ट का टाइम है, तो आप या बताओ मुझे फटाफट कि मैंने आर की वैल्यू क्या बताई थी, याद करो फटाफट। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर पाई, पाई वन कितना दे रखा है ये, और पाई टू अगर इतना हो जाए, पाई टू कितना हो जाए, देखो अपन को पता है ये तो N1 RT हो गया, आर टी हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर को सेम रख रहा है, तो पाई टू कितना हो जाए, 1.52 बार हो जाए। क्वेश्चन देखो कितना इजी हो गया। तो N2 RT है ना, टेम्परेचर वही है, कांस्टेंट आर वही है, लेकिन चेंज क्या हो गया, इसकी अमाउंट। तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों। तो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कंसंट्रेशन अपॉन, बिल्कुल, अब अपन को कंसंट्रेशन का बताना है कि इनकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, आपको पता है, इसको अपन दो तरीके से लिखते हैं, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, है ना, और पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। और एन अपॉन वी क्या है बच्चों, एन अपॉन वी आपको पता है कंसंट्रेशन है, तो सी आर टी भी लिख सकते हैं अपन को। अपन इसको दोनों तरीके से अपन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई। तो अपन ने क्या किया, पाई इक्वल टू सी आर टी हो गया, पाई अपन को दे रखा है 4.98 पहले केस में, ठीक है, और W1 36 ग्राम है, 180 हो गया उसका मोलर मास, किसका, ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया, 180 ग्राम। आर अपन को गैस कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखी, और टी अपन को टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में जो वेपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1.52 दे रखा है बच्चों, ठीक है, कंसंट्रेशन अपन को निकालनी है, ठीक है, और आर अपन ने एज इट इज रखा। एज इट इज क्यों रखा है बच्चों, कि एंड ऑफ द क्वेश्चन आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। कुछ यूनिट की देखो, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको दिखा करे कि क्वेश्चन में कट जाएगी, तो उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, जिससे सवाल की कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं रहती, ठीक है। अब आ गया, टेम्परेचर वही रख रहे हैं अपन 300, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या किया अपन ने, डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट का डिवाइडेशन कर दिया, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आर से आर कैंसिल हो गया, है ना। और कैंसिल करने के बाद अपन इसको ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं कि 60 इंटू 1.52 अपॉन 300 इंटू 4.98, तो अपने पास कंसंट्रेशन आ गई कि नहीं आ गई। जब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.06 m, ये अपन को निकालना था मोलरिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों जो कंसंट्रेशन आई वो मोलरिटी में क्यों आई, अब ये क्वेश्चन भी बनता है। मोलरिटी में इसलिए आई बच्चों कि वहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कर रहे हैं अपन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसका डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम का, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, मोलरिटी, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं आपकी क्लास में, है ना, कितने, 5 या 6 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, उनको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। तो सजेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन फॉलोइंग पेयर। देखो मैंने जब आपको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बताना है किस किस के बीच में, एनहेक्सेन और एनऑक्टेन, ठीक है, आयोडीन I2 एंड CCl4, है ना, NaClO4 एंड वाटर के बीच में, मेथेनॉल और एसीटोन के बीच में, और एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन के बीच में, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला अपन एक्सप्लेन करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला अपन क्या कर रहे थे, हेक्सेन को और ऑक्टेन को क्या कर रहे थे,
उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो देखो आपको हेक्सेन के बारे में, ऑक्टेन के बारे में क्या पता है कि दोनों ही नॉन पेयर हैं, नॉन पोलर हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये क्या है, कार्बन कार्बन की जो लंबी चेन है वो दोनों ही नॉन पोलर हो गए। ठीक है। द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन विल बी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। कैसे होंगे? इनके बीच में एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर्म होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? लंदन फोर्स फॉर्म होंगे। कौन से? लंदन फोर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड अपन कर रहे हैं I2, है ना, किसमें? CCl4 में। तो बोथ I2 एंड CCl4 आर नॉन पोलर। ये आपको पता चल गया कि दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो दस द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कौन सा होगा? लंदन, क्या होगा? लंदन फोर्स होंगे। ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या आ गया? थर्ड है NaClO4 is an ionic compound and gives Na positive and ClO4 negative ion. The solution, water is a polar molecule. वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। अपन क्या कर रहे हैं? NaClO4 को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो वाटर भी पोलर है और NaClO4 कैसा है? सर थोड़ा स्पीड कम करें। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, है ना। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, अपन ने क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताना था। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताना था। पहले अपन ने हेक्सेन को ऑक्टेन में मिलाया तो क्या होगा? पहले हमने हेक्सेन का नेचर देखा। हेक्सेन का नेचर कैसा है? नॉन पोलर। ऑक्टेन भी नॉन पोलर है। तो अपन ने दोनों के नेचर से पता कर लिया कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा? लंदन फोर्स। इसी तरह सिमिलरली I2 और CCl4 के केस में। अब अपन ने तीसरा केस आया, वो थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। क्या है कि अपन को आयनिक कंपाउंड दे रखा है और वाटर दे रखा है। वाटर पोलर है। आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता है कि पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा ये Na पॉजिटिव में और ClO4 नेगेटिव में। तो इनके बीच में कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? आयंस डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। ठीक है। अब आ गया फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है कि मेथेनॉल एंड एसीटोन, है ना, मेथेनॉल को एसीटोन में मिक्स कर रहे हैं। तो मेथेनॉल और एसीटोन कैसे हैं? दोनों का नेचर है पोलर। मेथेनॉल भी पोलर है और एसीटोन भी नेचर में कैसा है? पोलर। तो 10 इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। कैसा इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन देखो। फिफ्थ कंडीशन क्या है बच्चों कि CH3CN को अपन किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? C3H6O में, है ना। और दोनों ही कैसे हैं? पोलर मोलिक्यूल। अपन को नेचर पता है दोनों का, दोनों ही कैसे हैं? पोलर मोलिक्यूल। और पोलरिटी, पोलर मोलिक्यूल होने की वजह से इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो इस तरीके से अपन ने एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो अपन को नेचर पता होना चाहिए किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, कि वो पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन solute solvent interaction, arrange the following order of increasing solubility in an octane. Explain. अब देखो बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं? इसको एन ऑक्टेन में मिला रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है? एन ऑक्टेन, है ना। अपन क्या कर रहे हैं? एक एक करके इसको भी, पहले इसको, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, है ना, और चौथे नंबर पे इसको। अब इन चारों को एक एक करके इसमें मिलाएं एन ऑक्टेन में, है ना। तो पहले अपन ने साइक्लोहेक्सेन को एन ऑक्टेन में मिला के देखा। तो इनके बीच में सॉल्युबिलिटी, तो अपन को क्या बताना है? सॉल्युबिलिटी बतानी है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। किसके बेस पर? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेस पर, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेस पर क्या बताना है? सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। अब देखो बच्चों, आपको पता है ये जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इनके बीच में इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है कि अपन ने क्या किया। पहली कंडीशन देखो कि अपन ने साइक्लोहेक्सेन को एन ऑक्टेन में मिलाया। तो बोथ आर नॉन पोलर। पहली बात तो ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो अच्छी बात है ना। लाइक लाइक डिसॉल्व, मैंने आपको एक रूल बताया था लाइक लाइक डिसॉल्व का, मतलब कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक ही तरह के हैं, पोलर या नॉन पोलर, तो क्या होता है? वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दे मिक्स कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन, है ना। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? हाई। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन एन ऑक्टेन में। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो, KCl। अब देखो बच्चों, ये आ गई प्रॉब्लम। KCl है आयनिक, KCl है आयनिक और एन ऑक्टेन है कैसा? नॉन पोलर। तो बच्चों KCl जो आयनिक कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था कि क्या नहीं हो पाएगा? डिसॉल्व नहीं हो पाएगा।
क्या नहीं हो पाएगा, डिजोल्व। और सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, ना के बराबर, बिल्कुल। तो KCl विल नॉट डिजोल्व इन एन ऑक्टेन। ठीक है, अब आता है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, कि अपन ने लिया CH3OH, ठीक है, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल है तो पोलर, ये पोलर है और ये एन ऑक्टेन है ना। तो मैथिल अल्कोहल विल डिजोल्व इन एन ऑक्टेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा बच्चों। चलो, अब है CH3CN। CH3CN कैसा है, पोलर, बट लेजर देन CH3OH, है ना। तो CH3OH से कैसा है, पोलर तो है पर लेकिन इसकी पोलरिटी CH3OH के कंपैरिजन में कैसी है, कम है। तो देयरफॉर इट विल डिसॉल्व इन ऑक्टेन बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू CH3OH। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मिक्स कौन होगा, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद CH3CN, है ना, उसके बाद CH3OH, उसके बाद KCl। ठीक है, इस तरीके से अपन ने हमने इनके नेचर के अकॉर्डिंग इनकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, किसमें, एन ऑक्टेन में। सारे क्वेश्चन को इसी हिसाब से करने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस 12.25 कि अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो वाटर कैसा है, वाटर का नेचर आपको पता है पोलर है। कैसा है, वाटर का नेचर पोलर है, क्योंकि इन पर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना। इनके जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये कैसा है, पोलर है। नेचर कैसा है इसका, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का अपन ने देख लिया, वाटर के एक मॉलिक्यूल का नेचर देख लिया कि पोलर है। अब इस पोलर में अपन फिनॉल को मिलाएं तो क्या होगा, टोल्यूइन को मिलाएं तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड को मिलाएं तो क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाएं तो क्या होगा। तो अपन एक एक करके सारी कंडीशन देखते हैं। देखो बच्चों, सारे एग्जाम्पल हो गए और ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा बच्चों, कहीं भी नहीं जाएगा, है ना, ये मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं। तो आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को तो टोटली कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहां आपकी सारे एग्जांपल हो गए, सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इन सारे एग्जांपल्स को आप नोट डाउन करोगे अपनी बुक में और इनके एक्सप्लेनेशन को समझोगे कि क्या हुआ। ठीक है, चलो देखो, पहले अपन ने फिनोल को क्या किया, डिसॉल्व किया, किसमें, अपन ने डिसॉल्व किया वाटर में, है ना। तो वाटर में कैसा रहेगा, पार्शियल सॉल्युबल रहेगा, पार्शियली सॉल्युबल रहेगा, है ना। टोलिन, टोलिन कैसा है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, है ना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा। मैंने बोला ना, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। याद रखो, आप तो बस इस नियम को देख लो। इसी तरह अपने इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल को क्या किया, डिसॉल्व किया, किसमें, वाटर में। तो ग्लाइकोल को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये तो हाईली सॉल्युबल होगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और क्लोरोफॉर्म सॉरी बच्चों क्लोरोफॉर्म के साइन नेचर में नॉन पोलर, तो कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। पेंटानॉल, पेंटानॉल कैसा है, हैविंग पोलर, पेंटानॉल क्या है, हैविंग पोलर, तो पार्शियल कैसा रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पे। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of Na positive ion per kg of water। ठीक है, अपन को क्या दे रखी है बच्चों, डेंसिटी दे रखी है, किसकी, लेक वाटर की, इज 1.25 ग्राम पर ml and contains 92 gram of Na positive ion per kg of water। Calculate the molality of Na positive ion in the lake। ठीक है, चलो करते हैं, एक सेकंड। देखो, अपन को मोलर मास पता है, किसका, Na का, Na का मोलर सोडियम मेटल का मोलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन कितने होंगे 92 ग्राम में, तो 92 अपॉन मोलर मास 4 मोल्स होंगे।
अब मोल्स पता चल गए, तो मोलरिटी अपन को कैलकुलेट करनी है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 इंटू 1000, तो कितना आ गया 4 मोलरिटी आ गई इसकी 4m। ठीक है, तो यही कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ CuS की कितनी, इतनी, तो कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है CuS की मैक्सिमम मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो अपन को पता है CuS क्या, Cu2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव, और अपन को KSP दे रखा है कितना 6 इंटू 10 टू द पावर, सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। तो मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इज इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन अच्छा है, CuS की मैक्सिमम मोलरिटी देखनी है, तो मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS। तो लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS बी S मोल पर लीटर, है ना। तो KSP इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव, तो KSP इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इज इक्वल टू S इंटू एस, है ना। सॉल्युबिलिटी Cu2 पॉजिटिव की और H2 नेगेटिव की इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। ठीक है, कितनी आ गई 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। चले बच्चों आगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन को कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना। C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल when 6.5 ग्राम ऑफ CHO is dissolved in 450 ग्राम ऑफ CH3CN। देखो बच्चों क्या है ये, देखो ये थोड़ी मिसप्रिंट है बिल्कुल, CH3CN। ठीक है, चलो, तो अपन को मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज के लिए अपन को मास ऑफ एस्पिरिन चाहिए। मास ऑफ एस्पिरिन कितना है 6.5 ग्राम, है ना। तो मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल। मास ऑफ एस्पिरिन कितना है 6.5 और मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल कितना है 450 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा मास परसेंटेज कितना आया 1.424%। 1.424%, यही कैलकुलेट करना था मास परसेंटेज बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेलोरिफ बिल्कुल नालोरफेन इसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है नालोरफेन का, सिमिलर टू मॉर्फिन। नालोरफेन इज सिमिलर टू मॉर्फिन, इज यूज्ड टू कॉम्बेट withdrawal symptoms in narcotics users. Dose of nalorphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 to the power 5 minus 3 molality aqueous solution required for the above dose. ठीक है, अपन को मास कैलकुलेट करना है बच्चों। क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, कर लेंगे ना, कर लेंगे। चलो बच्चों करते हैं। अपन को दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नालोरफिन, मीन्स दैट 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल ऑफ नालोरफिन इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ये तो मतलब हो गया किसका, मोलैलिटी का। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की मोलैलिटी दे रखी थी, तो मोलैलिटी से अपन ने पता कर लिया कि नालोरफिन के इतने मोल इतने सॉल्वेंट में डिजोल्व है। तो मोलर मास ऑफ नालोरफिन का मोलर मास कैलकुलेट किया, है ना। कितना आया 311 ग्राम पर मोल। अब मोल ऑफ नालोरफिन अपन को दे रखे हैं, और अपन को क्या मिल गया, मोल ऑफ नालोरफिन का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसके मोलर मास से, तो अपन को वेट निकल आएगा नालोरफिन का। नालोरफिन का वेट कितना आ गया, इतना आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नालोरफिन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दे निकाल लिया अपन ने, सॉल्यूट का निकाल लिया अपन ने, दोनों को कैलकुलेट कर दिया, तो आ गया अपने पास सॉल्यूशन का मास, है ना। फॉर 1.5 mg ऑफ नालोरफिन मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, बताओ कितना चाहिए होगा, है ना। तो 0.46 ग्राम ऑफ नालोरफिन मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 1000.467 ग्राम। अगर इतने नालोरफिन के लिए सॉल्यूशन का इतना मास चाहिए, तो 1.5 मिलीग्राम नालोरफिन के लिए सॉल्यूशन कितना चाहिए वो अपन ने निकाल लिया, है ना। कितना आया 3.2
3.21 ग्राम आ गया, 3.21 ग्राम। यही अपन को कैलकुलेट करना था बच्चों। चलें, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना था बच्चों, है ना। तो अपने पास क्या आ गया, बिल्कुल अपने पास अपन ने निकाल लिया कि 1.5 ग्राम जब अपन नालोफिन होगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया बच्चों 3.21 ग्राम, है ना, 3.21 ग्राम। अब अपन मोलरिटी देखते हैं। तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी के लिए अपन ने क्या किया, मोलरिटी अपन को दे रखी है 0.1515 एम, है ना, 0.15 एम बच्चों, 0.15 मोल पर लीटर। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपन ने कैलकुलेट कर लिया 122 ग्राम पर मोल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। देखो बच्चों, अपन को कैलकुलेट करना था मास ऑफ, एक सेकेंड, एक सेकेंड टाइम दो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अपन ने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करके मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 4.575 ग्राम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increase in the order given above. Explain briefly. एक्सप्लेन करना है अपन को कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, सेम देखा अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट का जो देखा अमाउंट, सेम अमाउट ऑफ एसिटिक एसिड अपन ऐड कर दें, या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीज इन ऑर्डर टू गिवन अबव। अब देखो कि फ्लोरीन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ट्राइफ्लोरो और ट्राइक्लोरो। अब देखो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, मोर, ट्राइफ्लोरो ट्राइक्लोरो। तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन इंडक्टिव इफेक्ट, thus trifluoroacetic acid is the strongest, trichloroacetic acid is second most, and acetic acid is the weakest acid due to the absence of any electron withdrawing group। ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड है उसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, और जबकि फ्लोरो में ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में फ्लोरीन है और ट्राइक्लोरो में क्या है, क्लोरीन है। तो सबसे कम तो हो गया CH3COOH, फिर ट्राइक्लोरो, फिर ट्राइफ्लोरो। तो thus trifluoro ionize the largest extent while acetic acid ionize the minimum extent in water। Greater the extent of ionization, greater is the depression in freezing point। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। तो hence the order of depression in freezing point। तो सबसे ज्यादा क्या है, आयोनाइजेशन किसका है, फ्लोरो का, फिर क्लोरो का, फिर एसिटिक एसिड का। तो इनका फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर का यही ऑर्डर होगा इनका, ठीक है। इसी तरीके से अपन एक्सप्लेन, और भी इसी तरीके के क्वेश्चन हो गए उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। अब आ गया कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देन 10 ग्राम ऑफ, आपको फॉर्मूला दे दिया, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। और अपन को के की वैल्यू दे रखी है और केजी देखो देखते हैं, देखो ये मिसप्रिंट है, अपन देख लेते हैं सॉल्यूशन में शायद सही होगा। ये मिसप्रिंट हो गया बच्चों, चलो देखते हैं क्या है। कि अपन को मोलर मास, अपन को कैलकुलेट कर लिया अपन ने मोलर मास, इसका क्या है सॉल्यूट, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब मोलर मास कैलकुलेट कर लिया तो सॉल्यूट अपन को दे रखा है 10 ग्राम, अपन सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, और मोलर मास है तो मोल्स निकाल लिए अपन ने। मोल्स निकाल लिए तो अपन मोलरिटी निकाल लेंगे, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, मोलरिटी की जरूरत पड़ रही थी। तो अपन क्या करेंगे, पहले मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 250 इंटू 1000, अपन ने निकाल ली मोलरिटी। तो लेट अब बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द CB इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3। ठीक है, अपन ने कंसंट्रेशन मान ली सॉल्यूट की C, है ना।
सी की सॉल्यूशन की जो सॉरी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सी मान ली और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो इनिशियल में तो 0 0 होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लिया अल्फा, अल्फा जो है सी अल्फा इसमें से निकल जाती है ना, सी अल्फा जो इसमें से क्या कर लेती है, वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपने सॉल्व किया, सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.065। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। इनिशियली द कंसंट्रेशन विल बी 1 मोल, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, है ना, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ गया 1.065। अब अपन क्या करेंगे, आई की वैल्यू आ गई तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो ये आ गई अपने पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई बच्चों, कैलकुलेशन द वांट ऑफ फैक्टर से। बिल्कुल सूर्यांश, टाइमिंग कभी भी नहीं हो रही है, टाइमिंग एक्चुअल में क्या है ना सूर्यांश, मेरी टाइमिंग इसलिए थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, दो दो दिन से बच्चों क्या है ना कि नेट प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने सॉल्व करवा दिया प्रॉब्लम, आज या कल में प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी, तो टाइमिंग वही रहेगी। मैंने आपको बताई थी टाइमिंग क्या थी, 10 AM मॉर्निंग। कल की कोई यूट्यूब की क्लास नहीं है बच्चों, है ना, कल परेशान मत होना, आप स्पेशल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कल स्पेशल पे अपन क्लास लाने वाले हैं, एमसीक्यू की क्लास है कल, स्पेशल क्लास। ठीक है, तो कल एमसीक्यू की स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिलेगा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, वहां से मुझे अनअकैडमी पर आप फॉलो कर सकते हो बच्चों। और कल यूट्यूब की कोई क्लास नहीं है, वरना यूट्यूब का अपना सेशन कितना रहता है नॉर्मली, 10 AM पर सुबह और 3 PM पर शाम को। और नेट प्रॉब्लम की वजह से बच्चों मुझे ये क्लास थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, टाइमिंग, वरना ये फिक्स है अपनी टाइमिंग 10 AM एंड 3 PM। मैं बोल भी चुका था बच्चों को, 2 सेशन थे अपने। चलो कोई बात नहीं, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा भी है, लेंथी भी है, जिसमें अपन को कैलकुलेट करना था बच्चों, है ना, डेल्टा टीएफ को। ठीक है, तो अपन को कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना था, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो अपन ने कैलकुलेट किया डेल्टा टीएफ बाय द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं इस सवाल को, ये दिखा दिया सवाल में आपको। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता चुका हूं, है ना, तो उस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा सवाल है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आपके काम आएगा ये सवाल, आगे नोट डाउन कर लो, वरना फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर कि 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCWH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water dissolved observed 1 degree Celsius. Calculate the want of factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. अपन ने क्या किया, फ्लोरोएसिटिक एसिड को 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, है ना, अमाउंट दे रखी है फ्लोरोएसिटिक एसिड की, कि फ्लोरोएसिटिक एसिड को अपन ने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया है किसमें, वाटर में। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो अपन को कैलकुलेट करना है आई को, आई को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे, कि अपन ने देख लिया यूजिंग द रिलेशन, अपन को रिलेशन पता है, क्या पता है रिलेशन, अभी रिलेशन मैं आपको करवा चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना कि M2 ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ की वैल्यू दे रखी है, W2 क्या है, सॉल्यूट की मात्रा 19.5 ग्राम, है ना, W1 सॉल्वेंट 500 इंटू डेल्टा टी एफ, 1 डिग्री सेल्सियस का क्या आ रहा है, डेल्टा टी एफ, तो ये आ गया अपने पास M2 आ गया, M2 आ गया, M2 ऑब्जर्व कितना आ गया 72.5 ग्राम पर मोल, ये हमने यहाँ से ऑब्जर्व करके निकाला। कैलकुलेट करते हैं M2, M2 क्या है अपने पास, कैलकुलेट किया अपन ने, कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, कैलकुलेट किसका किया, किसका, क्लोरो एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करो, क्लोरो एसिटिक एसिड का, देखो ये दे रखा है फॉर्मूला, दे रखा है आपको, ये रहा ये फॉर्मूला है, इससे ऐड जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया, 78 ग्राम पर मोल आना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व करने पर कितना आ रहा है, 72.5 मोल, 72.54। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, आई इक्वल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलर मास अपॉन, कैलकुलेट मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, याद रखना मैं करवा चुका हूं इसको। तो कैलकुलेट मोलर मास कितना है 78, ऑब्जर्व कितना है 72.54, तो क्या आ गया 1.0753।
अब देखो बच्चों हुआ क्या, आई की वैल्यू कैसी आ गई, आई की वैल्यू आ गई बच्चों एक से ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था जब आई की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी बच्चों तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है बच्चों। तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए आई की वैल्यू कैसी आई है, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 से अपन निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कैलकुलेट करनी थी। तो अपन ने क्या किया, रिएक्शन देखी, है ना, रिएक्शन देखी। तो रिएक्शन देखने पर क्या आया कि रिएक्शन ये थी। फिर अपन ने सॉल्व किया तो अल्फा ये अपन कैलकुलेट कर चुके थे, तो यहां से अपन ने के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बच्चों। ठीक है, इस तरीके से अपन ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसके सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, vapor pressure of water at 293 degree Kelvin is 17.53 mm Hg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin temperature when 25 gram of glucose dissolve in 450 gram of water. ठीक है, पहले प्योर वाटर का जो 293 केल्विन टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर दे दिया। अब बताओ 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर डिजोल्व कर देंगे तो उतने ही टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा। देखो तो अपन ने क्या किया, अपन को पता है कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, है ना, एन बी अपॉन एन ए। तो अपन ने आगे सॉल्व किया इसको, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद डब्ल्यू बी अपन को दे रखा है कितना 25 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना 450 ग्राम, है ना, एम बी कितना, एम बी किस लिए 180 ग्राम, मोलर मास निकाल सकते हैं। और एम ए उसका भी मोलर मास आपको पता है वाटर का। ठीक है, और पी नॉट ए दे रखा है बच्चों। ठीक है, अपन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों। पुट कर दी वैल्यू, पुट करने के बाद क्या आई अपने पास आ गया पी नॉट ए अपॉन पी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 1.055, 1.0055। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अपन इससे डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अपने पास कैलकुलेट हो जाएगा 17.535 में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन is 4.27 into 10 to the power 5 Hg. Henry law constant for the molality of methane in benzene. मीथेन इन बेंजीन की कितनी दे रखी है, टेम्परेचर दे दिया है और मोलिलिटी दे दी है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन 298 केल्विन, टेम्परेचर वही है, अंडर 760 mm Hg। अपन ने प्रेशर चेंज कर दिया। अब देखो यूजिंग रिलेशन वही हेनरी लॉ कांस्टेंट का रिलेशन यूज करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे यहाँ से। 760 दे रखा है, केएच की वैल्यू दे रखी है, 760 और केएच की वैल्यू दे रखी है। 760 प्रेशर दे दिया, केएच की वैल्यू दे दी। अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन इन बेंजीन इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3। एक लाइन का क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, कितना क्या निकालना था अपन को, सॉल्युबिलिटी निकालनी थी। सॉल्युबिलिटी क्या, मोल फ्रैक्शन में अपन ने सॉल्युबिलिटी को काउंट कर लिया बच्चों। ठीक है, तो डरना मत बिल्कुल, इस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट से। सॉल्युबिलिटी बोले तो मोल फ्रैक्शन होगा वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड बच्चों, एक सेकेंड, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास कितना दे रखा है 140 वॉज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी और जिसका मोलर मास दे रखा है 180। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड, पी नॉट बी दे रखा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट ए कैलकुलेट करना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 475 टोर। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है। तो अपन को पी नॉट बी पहले कैलकुलेट करना है, पी नॉट ए देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है कि N2 अपन को दे रखा है, पहले N2 कैलकुलेट कर लेंगे। N2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अपन को मोलर मास दे दिया किसका, N2 का। ठीक है,
और वेट दे दिया। अपन ने यहाँ से निकाल लिया पहले वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के निकाल लिए। सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 1000 और सॉल्वेंट का मोलर मास दे रखा है, तो वहां से अपन ने सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लिए। अब अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक तो सबकी समझ में आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तक सभी का क्लियर हो चुका होगा बच्चों, सभी का हो गया क्लियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। ठीक है, अपन को पी नॉट ए कैलकुलेट करना था बच्चों। ठीक है, और क्या दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी बी कितना दे रखा है एक्स बी पी बी नॉट, और पी बी नॉट कितना दे रखा था 500 है ना, और एक्स बी अपन ने कैलकुलेट कर लिया तो कितना आया 443 टॉर आ गया। ठीक है, अब अपन को पी टोटल भी दे रखा है, पी टोटल कितना होगा पी ए प्लस पी बी, और पी टोटल अपन को सवाल में दे रखा है 475। तो पी ए कितना है, पी ए की वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ से, पी ए की वैल्यू रख दी और पीबी की वैल्यू रख दी यहाँ से। पी ए और पीबी की वैल्यू अपन ने 1 से और 2 से पी ए और पीबी की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो अपन ने जब वैल्यू पुट की तो अपन को पी नॉट ए कैलकुलेट करना था, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू आ गया इतना। ठीक है, और साथ में करना था पी ए की वैल्यू कैलकुलेट, तो पी जब पी नॉट ए आ गया तो पी ए भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करेंगे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सवाल का, फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कर लेना बच्चों, सारे सवाल अच्छे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलिन 300 केल्विन पर, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है ना, टेम्परेचर इतना है, और इन पर दोनों का प्योर बेंजीन का और प्योर टोलिन का वेपर प्रेशर दे दिया। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का इन वेपर प्रेशर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टोलिन। अपन को 80 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम ऑफ टोलिन में मिक्स कर रहे हैं, तो अपन को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन तो इजीली है। ठीक है, इजी कैलकुलेट कर देंगे। पहले अपन मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलर मास दे रखा है बेंजीन का कितना होता है 78 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ बेंजीन दे रखा है, और मोलर मास ऑफ C6H5CH3 निकाल लिया अपन ने, कितना है 92 ग्राम पर मोल, है ना। तो अपन ने क्या किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए बेंजीन के, फिर नंबर ऑफ मोल्स C6H5CH3 निकाल लिया। ठीक है, और इन दोनों के मोल्स निकाल के क्या किया बच्चों, अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। यही करना था बच्चों, अपन को मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करना था। इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर रखा था आपको। ठीक है, तो द एयर is a mixture of a number of gases. The major component are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. ठीक है, the water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 Kelvin if the Henry law constant for oxygen and nitrogen are respectively. Calculate the composition of these gases in water. अपन को बच्चों कंपोजिशन बचाना है ना, कंपोजिशन बताना है। एयर का मिक्सचर दे रखा है अपन को, एयर के मिक्सचर में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, प्रपोर्शन भी दे दिया उनका, टेम्परेचर भी दे दिया, बट उतने ही टेम्परेचर पे अपन को प्रेशर भी दे दिया। अपन को कंपोजिशन बताना है ना, तो अपन कंपोजिशन निकाल लेंगे। हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है अपन को, तो कैसे निकालेंगे कि एयर कंटेनिंग 20% तो ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा 20 ग्राम अपॉन 100 ग्राम इंटू 10, 2 atm हो जाएगा। ठीक है, ओके, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 ये भी 7.9 atm हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ PO2 इज इक्वल टू KH XO2, तो XO2 निकाल लेंगे अपन, PO2 अपन को दे रखा है अपॉन KH का डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अपन XN2 निकाल देंगे। तो अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अपन को कंपोजिशन बताना था, ठीक है, वो बता दिया अपन ने। कंपोजिशन क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अभी आ गया लास्ट क्वेश्चन आपके क्लास का कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई की वैल्यू दे रखी है वांट ऑफ फैक्टर की, और अमाउंट अपन को CaCl2 की डिटरमाइन करनी है। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, डिजॉल्व कर रहे हैं अपन वाटर के अंदर, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm 27 डिग्री सेल्सियस। तो पाई इक्वल टू CRT पता है आपको, ठीक है, पाई इक्वल टू CRT में अपन को 0.75 तो ये दे रखा है, आर और दे टी की वैल्यू पता है अपन को 27 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, सी की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है अमाउंट, है ना, कि कितनी अमाउंट डिजोल्व है। ठीक है, तो डिजोल्व के लिए क्या करेंगे, एन अपॉन वी, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, है ना, और एन अपन को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, कि पाई इक्वल टू आई सी आर टी, तो आई इक्वल टू आई एन वी अपॉन आर टी, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो पाई वी की वैल्यू, आई की वैल्यू और आर टी की वैल्यू रख दी। जब अपन ने इन सब की वैल्यू रखी तो मोल्स आ गए किसके, अपन के पास मोल्स आ गए। तो मोलर मास क्या होता है CaCl2 का, कैलकुलेट कर लिया, 111 ग्राम पर मोल, है ना, 111 ग्राम पर मोल। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अपन मोल्स का मोलर मास में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गई, अमाउंट आ गई किसकी, CaCl2 की। ठीक है, यही अपन को निकालनी थी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। ये अपने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार वीडियो देखने के बाद रिपीट करें बच्चों, कम से कम 2 बार इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें खुद से, ठीक है, जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीटली आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों, सॉरी, एक क्वेश्चन और है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो अपने सीबीएसई में आते हैं बच्चों, देख रहे हो, सीबीएसई 2013 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मत भूलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो करो बच्चों, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सभी एक्सरसाइज सभी चैप्टर के करने हैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन, और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी वीडियोस है आपके पास, वीडियोस देखो, 1 से 2 बार मेरी वीडियोस देखोगे, आपके सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। और कोई सवाल फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अपन को डिटरमाइन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को एक सॉल्यूशन का प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर। अपन को बच्चों पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही पिछले वाले सवाल की तरह। सॉल्यूशन हो रहा है डिसॉल्व, अपन क्या कहा 25 मिलीग्राम डिसॉल्व K2SO4 को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 2 लीटर सॉल्यूशन में, और टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएट। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत। कि कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, पहले तो वांट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे। अब डिसोशिएशन हो रहा है, तो डिसोशिएशन के लिए डिसोशिएशन की डिग्री क्या बताई थी, अल्फा इज इक्वल टू I - 1 N - 1। ठीक है, और कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और N इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अपन ने अल्फा इक्वल टू डिसोशिएशन हो रहा है कंप्लीटली, तो अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और N इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, N इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट की, तो I की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई I की वैल्यू 3, वांट ऑफ फैक्टर आ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या करेंगे, पाई इक्वल टू ICRT, है ना, तो ICRT में अपन ने क्या किया, C की वैल्यू रख दी। C की वैल्यू क्या होगी, WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इंटू V और RT। ठीक है, अब इन वैल्यू को अपन देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। I इक्वल टू कैलकुलेट हो गया 3 है, WB अपने पास 25 mg दे रखा है, ठीक है, और MB दे रखा है अपन को कितना 174 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों 298 केल्विन, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में। इन सारी वैल्यूज को बच्चों अपन क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। इस वाले इक्वेशन में जैसे इन सारी वैल्यूज को रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, पाई की वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू किस में आ जाएगी, ATM में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया अपना वांट ऑफ फैक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, लाइक करो कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको लिंक बताया था, उस लिंक से आप इस 12th CBSE साइंस के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां आपके एजुकेटर के लाइव अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और ये आपका मेरा कोड है, रेफर कोड, इस कोड को आप मत भूलिए बच्चों। कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करोगे आप अनअकैडमी पर तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। कितना, 10% ऑफ मिलेगा बच्चों। तो ये कोड आप जब भी अप्लाई करोगे तब। तो बच्चों घर रहो, सुरक्षित रहो, ख्याल रखो अपना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।